let's jump into a discussion about our very own human supercomputer, Ravichandran Ashwin. Anywhere in the batting order, batting कर सकते हैं, bowling भी, variations भी इनके पास काफ़ी है और सही ये जितने अच्छे player है उतने अच्छे ही host भी है और कभी-कभी तो ये बिना बॉल डाले ही विकेट भी ले लेते हैं. Yeah, absolutely. और अब इसकी 100 टेस्ट मैचेस 500 से ज़्यादा टेस्ट विकेट, उससे ज़्यादा आप किसी खिलाड़ी के बारे में क्या बोलेंगे यार. अल्टीमेटली आई थिंक he's a more importantly I think forget about his performance, he's a great competitor. आप वो competitor देखना चाहते हैं फील्ड पे, आप वो खिलाड़ी देखना चाहते हैं who wants to win every time. He's got those attributes and that is how I judge a player. I don't judge a player by his records. I judge a player how hungry and how big a competitor he is, and Ashwin's got all those attributes. सर आप इन्हें काफ़ी क्लोज क्वार्टर से देखा है तो आपका क्या रिएक्शन था जब आपने इनसे पहली बार मुलाकात हुई? जब फर्स्ट टाइम वो इंडियन टीम में आया तो ही हैड समथिंग डिफरेंट. इनफैक्ट मैंने अश्विन के उस शो पे भी बोला कि जितना बैटिंग में टैलेंट अश्विन के पास था, आई थिंक अनफॉर्चुनेट है कि इस कंट्री ने वाइट बॉल क्रिकेट में वो टैलेंट देखा नहीं. क्या कारण होंगे आई डोंट नो, बट अगर आप टेस्ट में 5 या 6 शतक बना सकते हैं तो वाइट बॉल क्रिकेट में आपके पास जिस तरीके की स्किल थी बैटिंग में, तो जिस ऑलराउंडर की हम इतने लंबे समय तक बात करते थे, शायद अश्विन एक वो ऑलराउंडर डेवलप हो सकते थे. लेकिन अगेन आई थिंक व्हाटएवर इज डन फॉर इंडियन क्रिकेट हैज बीन फैंटास्टिक. 500 से ज़्यादा टेस्ट विकेट लेना इट्स not a small deed or not a small thing. 500 विकेट लेना मतलब it's an incredible achievement. क्या टीम इंडिया ने अश्विन द बैटर को अंडर यूटिलाइज किया? इंडिया में जब बल्लेबाज आते हैं तो वो क्रीम बल्लेबाज आते हैं, और जब क्रीम आती है पूरे देश की तो कई बार मुश्किल होता है. लेकिन हाँ, अगर अश्विन को, मेरा मानना है कि अगर मौका मिलता इंडिया के लिए नंबर 5 और 6 पे खेलने के लिए, तो शायद उनका कंट्रीब्यूशन जितना गेंदबाजी में उतना ही कंट्रीब्यूशन उनका बल्लेबाजी में भी रहता. सर एज अ बॉलर आप अश्विन को तो काफ़ी हाईली रेट करते हैं. आप तो अश्विन को 2008-9 से देखते हुए आ रहे हैं. ओवर द ईयर्स सर अश्विन का एवोल्यूशन कैसा लगा आपको? वेरी गुड. इनफैक्ट अगर एक जगह कहीं ना कहीं मेरे को डिसअपॉइंटमेंट हुई तो अश्विन को शायद वनडे क्रिकेट और खेलनी चाहिए. और जिस तरीके का गेंदबाज अश्विन, अगर आप वो 500 टेस्ट विकेट्स दे सकते हो और वो आपके वनडे टीम या वनडे में मालूम हो कितने अश्विन ने वनडे इंटरनेशनल्स खेले हैं, बट शायद और ज़्यादा खेलते तो और ज़्यादा पोटेंशियल इस देश को देखने को मिलता है, सिर्फ एज अ बॉलर नहीं बट एज एन ऑलराउंडर भी. बट अगेन कई बार टीम कॉम्बिनेशंस होते हैं, कई बार अलग कप्तान की अलग सोच होती है कि उनको रिस्ट स्पिनर चाहिए बीच में विकेट्स लेने के लिए. लेकिन अगेन आई थिंक अश्विन के पास वो क्वालिटी थी कि शायद वो और वाइट बॉल क्रिकेट खेल सकते थे इंडिया के लिए. सर एज इंडियन क्रिकेट फैंस वी बीन स्पॉइल्ड फॉर चॉइस. इतने अच्छे स्पिनर्स देखे हमने, लेकिन ऑल टाइम बेस्ट स्पिनर्स ऑफ इंडिया एंड द वर्ल्ड की लिस्ट में आप अश्विन को कहाँ पर रखेंगे? किसी भी ऑफ स्पिनर का उससे बेहतर स्पेल नहीं देखा जो अश्विन ने मेलबर्न में डे 1 पे डाला. आई थिंक दैट वाज मास्टर क्लास. अगर किसी भी यंग ऑफ स्पिनर को ऑफ स्पिनर बनना है और ये देखना है कि ऑफ स्पिन बॉलिंग की मास्टर क्लास क्या है, तो मेलबर्न का डे 1 का अश्विन का स्पेल देखना बहुत ज़रूरी है. ऑस्ट्रेलियन कंडीशंस में कूकाबूरा की बॉल से पहले बॉलिंग डालना डे 1 पे, और स्टीव स्मिथ, मानस लाबुशेन को आउट करना, मैथ्यू वेड को आउट करना, और उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जिस तरीके से हर बॉल पे ये नज़र आ रहा था कि विकेट गिरने वाली है, उससे मुश्किल कंडीशंस, उससे मुश्किल कंडीशंस, बॉल सब कुछ अगर आपके विपरीत हो, उसके बावजूद अगर आप उस तरीके का स्पेल डालते हैं, इट वाज अ मास्टर क्लास. आई हैव नॉट सीन अ बेटर स्पेल बाय एनी ऑफ स्पिनर इन माय लाइफ टाइम. आपको अश्विन में सबसे अच्छा क्या लगता था? लेफ्ट हैंडर को ऑफ स्पिन डालते हैं, राइट हैंडर को कैरम बॉल डालते हैं, तो वो एबिलिटी टू टेक द बॉल अवे फ्रॉम बोथ लेफ्ट हैंडर एंड राइट हैंडर. बहुत लोगों ने क्रिटिसाइज किया होगा कि ऑफ स्पिन डालनी चाहिए, बट दैट्स हिज वे ऑफ लुकिंग एट द गेम. अल्टीमेटली आप परफॉर्मेंस देना चाहते हैं, अल्टीमेटली आप परफॉर्म अच्छा करना चाहते हैं, चाहे आप कैरम बॉल से करें या फिर ऑफ स्पिन के साथ करें. मुझे लगता है कि जिस तरीके से अपनी गेम को, चाहे वो T20 क्रिकेट हो, वनडे क्रिकेट हो या टेस्ट क्रिकेट हो, उसमें इवॉल्व किए, अलग सिचुएशंस में गेंदबाजी करना, अलग वेरिएशंस डेवलप करना, इट जस्ट शोज दैट द मैन हैज हंगर एंड ही वांट्स टू इंप्रूव एवरी डे. सर टेस्ट क्रिकेट में अश्विन के होम रिकॉर्ड की तो काफ़ी बात होती है, लेकिन उनका ओवरसीज़ रिकॉर्ड भी बहुत अच्छा है. ओवरसीज़ विक्ट्रीज में अश्विन की स्मॉल कॉन्ट्रीब्यूशंस को क्या हम कई बार भूल जाते हैं? क्योंकि आप सिर्फ जो इंडिया में रिकॉर्ड है या सब कॉन्टिनेंट में रिकॉर्ड, आप उससे कंपेयर करते रहते हैं. आप किसी ओवरसीज़ खिलाड़ी के रिकॉर्ड को सब कॉन्टिनेंट में तो इतना क्रिटिसाइज नहीं करते जितना हमारे खिलाड़ियों के रिकॉर्ड को ओवरसीज जाके क्रिटिसाइज करते हैं. पैरामीटर तो सेम होने चाहिए ना. अगर कोई ऑस्ट्रेलियन इंडिया आता है तो फिर उसको भी उसी तरीके से जज करो जिस तरीके से एक इंडियन खिलाड़ी को ऑस्ट्रेलिया में जाके जज करते हो या इंग्लैंड में जाके जज करते हो. ऑस्ट्रेलिया यहाँ पर आके खिलाड़ी यहाँ पर आके अगर फेल होता है तो कोई बात नहीं, बिकॉज ही स्टिल अ वर्ल्ड क्लास प्लेयर. लेकिन अगर हमारा इंडियन खिलाड़ी ऑस्ट्रेलिया या इंग्लैंड या साउथ अफ्रीका में जाके अच्छा परफॉर्म नहीं करता तो इज अ फेलियर.
I don't know why. I think thing needs to change. I think अश्विन, सिर्फ ये समझना जरूरी नहीं है कि अश्विन ने इंडिया में 10 आउट करे और ओवरसीज जाके सिर्फ 2 ही आउट करे, 3 आउट करे, क्योंकि जब कंडीशंस बदलती हैं तो रोल बदलते हैं, जब रोल बदलते हैं तो परफॉर्मेंसेस बदलती हैं। अल्टीमेटली सिर्फ मैटर एक चीज करता है कि आपकी टीम जीतती है या नहीं जीतती। अगर आपके उस डिफेंसिव रोल से आपकी टीम जीत रही है तो आपका उतना ही बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है जब आप इंडिया आके अटैकिंग माइंडसेट या अग्रेसिव गेंदबाज बन के अपनी टीम को जिताते हैं। तो इसलिए बहुत चीज़ों को ध्यान में रख के क्रिटिसाइज करना चाहिए एज कम्पेयर टू सिर्फ विकेट्स के कॉलम को देख।